पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, ये है अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैंने कहा ना अभी आपने अगर पढ़ रखी आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, हम तो फालतू का स्ट्रेस ले रहे थे, शॉर्ट नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि पॉडकास्ट दे देता तो तुम उसे आराम से निकाल लेते। चलो ठीक है, मेन चीज आ गई आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। 5 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, फटाफट देखेंगे इनके बारे में, बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, चलिए इसको देखिए जरा, मैं अपना पानी पी लूं, ठीक है भाई। तो भाई बात सुनिए, जो सबसे पहली हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है मेरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करूं, देखिए होता क्या है बेसिकली, एक ना, समझिए, एक होता है मेरा ठीक, कुछ इस प्रकार का सिस्टम ले लेते हैं, देखिएगा। सर मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए ये है मेरा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम, क्या है ये, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहां पे खाली एक इलेक्ट्रॉन है, और एक ले लिया मैंने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर यहां पे अगर आप देखो गौर से, तो ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा न्यूक्लियस, ये है मेरा न्यूक्लियस। ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचेगा, अट्रैक्शन भेजेगा, कहेगा भैया आओ, मैं पॉजिटिव वाला हूं, तुम नेगेटिव वाले आओ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये पता क्या फील करेगा, ये फील करेगा प्योर न्यूक्लियर चार्ज, ये फील करता है प्योर न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में देखूं, तो सर जो आपका न्यूक्लियस है ना, मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन, मेरे न्यूक्लियस ने क्या किया, मेरे न्यूक्लियस ने इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की तरफ तरंगे भेजी, अट्रैक्शन फोर्स भेजी कि बाबू तुम हो नेगेटिव वाले, मैं हूं पॉजिटिव वाला, आओ क्या हो, अट्रैक्शन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक तो अट्रैक्शन फील होगा, अट्रैक्शन किसकी वजह से फील होगा, न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन सर लेकिन ये जो आपके बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपके बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करेंगे। न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन है, वो एक जिस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो जो मेरा ये इलेक्ट्रॉन है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो दो प्रकार की फोर्सेस फील करता है, ठीक है ना, वो दो प्रकार की फोर्स फील करता है। पहली होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस, और एक होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू बाकी के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आपको प्योर न्यूक्लियर चार्ज नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर चार्ज तो अट्रैक्शन वाला है, उसके साथ साथ रिपल्शन मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन की। तो ये बाबू जो चीजें फील करेगा, ये बाबू जो चीजें फील करेगा, उसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है अट्रैक्शन वाली फोर्स माइनस रिपल्शन वाली फोर्स, अट्रैक्शन वाली फोर्स माइनस रिपल्शन वाली फोर्स। सर अट्रैक्शन वाली फोर्स किसकी वजह से हो रही है भाई, वो तो हो रही है न्यूक्लियस की वजह से जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। रिपल्शन किसकी वजह से हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है आपके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये जो फोर्स फील करता है, ये जो नेट मोटा फोर्स जो फील करता है, उसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि सर फाइनल बताओ अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन करके मेरे ऊपर कितने का चार्ज आ रहा है, तो ये होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कि मान लो ये है अपना रामलाल, मैंने बोला सर रामलाल के ऊपर एक फोर्स लग रही है, 100 न्यूटन की, रामलाल के ऊपर एक फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, ठीक है, बस एक ही फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की। तो ये प्योर फोर्स है, प्योर फोर्स। लेकिन अब फिर से मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, कि भैया जो रामलाल है ना, पीछे से फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, लेकिन आगे से इसके ऊपर फोर्स लग रही है मान लो 20 न्यूटन की। तो रामलाल के ऊपर मोटा फाइनल इफेक्टिव फोर्स कितनी लग रही है, आप कहोगे सर 100 इधर से 20 इधर से, 100 माइनस 20, सर इसके ऊपर फाइनल 80 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ये कहलाता है आपका नेट फोर्स, इफेक्टिव फोर्स। इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही होगी, सर 100 में से 20 माइनस किया, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट है, तो 100 में से जो 20 की फोर्स होगी वो तो मेरी कैंसिल हो जाएगी, तो बची 80, तो 80 न्यूटन की फोर्स रामलाल के ऊपर लग रही होगी। तो वही काम यहां पर हो रहा है कि यहां पर मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक प्रकार की फोर्स फील कर रहा होगा, और वो अट्रैक्शन। यहां पे जो मेरा मल्टी सिस्टम वाला इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपका बहुत सारी है, दो तरह की फोर्स फील कर रहा होगा, एक तो अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। सर अट्रैक्शन में से रिपल्शन माइनस किया, जो नेट फोर्स आई वो कहलाती है मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बस इतनी सी चीज है सर, इतनी सी चीज है, इसके अलावा यहां पे और कुछ नहीं होता। तो अगर हम बात करें अब इसको देखिए सर, जो फॉर्मूला होता है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। और ये होता है एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, बोलता है कोई एस बोलता है। एस क्या होता है, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये होता है मेरा शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, आप जो शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हो। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, इसको हम जनरली कैलकुलेट करते हैं अपने स्लेटर्स रूल से, ठीक है ना। स्लेटर्स रूल तो हमें नहीं पढ़ना, एक मिनट, जो स्लेटर्स रूल है ना, स्लेटर्स रूल वो तो हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्लेटर्स रूल तो नहीं पढ़ना। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे सर यहाँ पे फाइनल आप मुझे एक चीज बता दो कि
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करता क्या है सर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, आपने देखा कि फाइनल जो बड़ी फोर्स है, बड़ी फोर्स किसकी थी? बड़ी फोर्स थी अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन वाली फोर्स क्या होती है? ज्यादा होती है। अट्रैक्शन वाली फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन में से आप रिपल्शन माइनस कर रहे हो, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस की अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ये आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ खींच रहा है, एटम का साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। और अगर मेरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम हो रही है, तो इसका मतलब रिपल्शन ज्यादा है, माइनस वाला कंपोनेंट ज्यादा है। और रिपल्शन अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब मेरी जो रिपल्शन है वो ज्यादा हो रही है। तो रिपल्शन ज्यादा है तो आइटम क्या होगी? बड़ी होगी। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब साइज क्या होगा? कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, मतलब रिपल्शन हो रही है, साइज आपका बड़ा होगा। बस इतनी सी चीज आप याद रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे, ठीक है? तो अगर मैं एक चीज आपको बताऊं सर, इसके ट्रेंड के बारे में बातचीत करें, इसके ट्रेंड के बारे में, तो ट्रेंड सुनिएगा, ठीक है ना? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्लेटर्स रूल की कैलकुलेशन बड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। मैं पहले बताया करता था, लेकिन अब मैं नहीं बताता, क्योंकि सिर्फ आपका समय खराब और कंफ्यूज करने वाली बात है। वैसे ही सर अपन को मैथ से डर लगता है, और यहाँ पे और आप मैथ की कैलकुलेशन जोड़ दो, ठीक है? तो ट्रेंड की आप बात देखिएगा, ट्रेंड की, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, किसमें? पीरियड में। लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में, तो ये क्या होता है? ये इंक्रीज होता है। ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटम का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। तो अभी आपके एटॉमिक साइज में चीज आएगी। दूसरी चीज आती है सर आपका टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम किसमें जाते हैं हम लोग? टॉप टू बॉटम जाते हैं हम लोग अपने ग्रुप में। जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हो ना, देखो अपन फॉलो करेंगे एनसीईआरटी। मैंने तो दोनों काम किए, मैंने तो कैलकुलेट भी करी है। अगर आप अपने अल्कली मेटल्स का या अल्कली अर्थ मेटल्स का पूरा पीरियड वाइज, ग्रुप वाइज अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हो, तो वो ऑलमोस्ट सेम आता है, कांस्टेंट आता है। लेकिन एनसीईआरटी में जो चीज लिख रखी है, मैं तो उसको फॉलो करूंगा। तो एनसीईआरटी में लिख रखा है कि भाई जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप जाते हो तो वो आपका डिक्रीज होता है। तो हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करेंगे। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जब आप आगे की तरफ जाते हो, आगे की तरफ, तो ये जो शील्डिंग पावर होती है ना, शील्डिंग पावर, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इतनी ज्यादा ओवर पावर नहीं करती है। आगे जाते वक्त कौन ओवर पावर करता है? एटॉमिक नंबर। कौन करता है? एटॉमिक नंबर। बता देता हूं, ये जेड क्या होता है? जेड होता है मेरा एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, जिसकी आप बात कर रहे हो, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना? ये होता है मेरा एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे आप आगे जाते हो, शील्डिंग कांस्टेंट है, शील्डिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट इतना ज्यादा नहीं होता। वैल्यू कौन ओवर पावर करता है, कौन डोमिनेट करता है? एटॉमिक नंबर। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, तो एटॉमिक नंबर इतना डोमिनेट नहीं करता जितना ज्यादा आपकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, शील्डिंग कांस्टेंट करता है। तो सीधी सी बात है, ये दो चीजें हम याद रखेंगे, इसी के बेसिस पे हम लोग सारी आगे की बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? आगे देख ये चीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई मेरी एटॉमिक साइज, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को अगर आप देखो, तो सर हमने अपने जीवन में, हमने अपने चैप्टर में 4 प्रकार के एटॉमिक साइज देखे थे। हमने अपने जीवन में 4 प्रकार के एटॉमिक साइज देखे थे। सबसे पहला कौन सा होता है? जल्दी जल्दी बताइए। एक होता है मेरा कोवेलेंट रेडियस, है ना? कोवेलेंट रेडियस, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग बात करते हैं, रेडियस की, एटम का साइज कितना है। तो सबसे पहला जो हमने देखा था, सबसे जीवन में हमने अपने चैप्टर में 4 प्रकार के एटॉमिक साइज देखे थे। हमने अपने जीवन में 4 प्रकार के एटॉमिक साइज देखे थे। सबसे पहला कौन सा होता है? जल्दी जल्दी बताइए। एक होता है मेरा कोवेलेंट रेडियस, है ना? कोवेलेंट रेडियस, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग बात करते हैं, रेडियस की, एटम का साइज कितना है। तो सबसे पहला जो हमने देखा था वो होता है मेरा कोवेलेंट रेडियस। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है मेरा वांडरवाल रेडियस। वांडरवाल, इसको हटाना, इसको रेडियस लिखते हैं हम लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। वांडरवाल रेडियस, ये होता है मेरा वांडरवाल रेडियस। और तीसरा होता है मेरे पास मेटालिक रेडियस, ठीक है ना? ये होता है मेरा मेटालिक रेडियस। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस देखिएगा, बहुत इजी है सर। कोवेलेंट रेडियस होता है मेरा कुछ ऐसा, कोवेलेंट रेडियस होता है कुछ ऐसा जिसमें एटम्स एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। जब मैंने सेम ये बात करी आपके वंडरवाल के लिए, तो वंडरवाल में क्या होता है? जो एटम्स होते हैं ना आपस में दूर दूर रहते हैं, मतलब ये बॉन्डेड स्टेट में है, इनके बीच में बॉन्डिंग हो रखी है, लेकिन एटम्स एक दूसरे के अंदर ओवरलैप में घुसे हुए हैं। वंडरवाल में इनके बीच में बॉन्डिंग हो रखी है, लेकिन वो बॉन्डिंग बहुत ही वीक है, और ये बहुत ही वीक फोर्सेस से, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ना, वंडरवाल फोर्सेस बहुत ही वीक फोर्सेस से अटैच होते हैं। और अगला आया मेरा मेटालिक रेडियस। भाई मेटालिक रेडियस होता है आपका ये, जिसमें एटम्स आपस में बस चिपके होते हैं, जिसमें एटम्स आपस में एकदम चिपके हुए हैं, ठीक है ना? इसमें एटम्स आपस में एकदम खटाक चिपके होते हैं। एक मुद्दे की बात सर, कोवेलेंट रेडियस पता कौन दिखाता है? कोवेलेंट रेडियस जनरली क्या होता है? बिटवीन नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं ना, वो बनाते हैं आपका कोवेलेंट रेडियस। वंडरवाल की बात करो, वंडरवाल किसमें होती है भाई? होती है बिटवीन नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हालांकि मोनोटॉमिक होती हैं, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनके बीच में अगर मैं बोलूं कि नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में कोई अगर फोर्स होती है, तो वो कौन सी होती है? वो होती है वंडरवाल बॉन्डिंग, वंडरवाल रेडियस। और मेटालिक भाई ये होता है बिटवीन मेटल्स। मेटल्स के जो आपस में एटम्स होते हैं, वो आपस में कैसे अटैच होते हैं भाई? वो अटैच होते हैं आपस में मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू। ये चीज समझ में आई सर? आपको ये चीज देख के पता लग रही होगी, कि सबसे छोटा साइज किसका होगा? देखिएगा, अगर हम देखें यहाँ पे सबसे छोटा साइज किसका? सबसे छोटा एटम के एटम अंदर घुस गए, तो सबसे छोटा साइज होता है मेरा कोवेलेंट रेडियस का। वो सारी चीजें जो कोवेलेंट रेडियस बनाती हैं,
ठीक है ना। अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं तो सबसे छोटा होता है मेरा कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट के बाद थोड़े से एटम दूर गए, क्या बना ये सर, ये बना मेरा मेटालिक रेडियस। इनसे बड़ा कौन होता है, इनसे बड़ा होता है मेरा मेटालिक रेडियस। और मेटालिक से बड़ा कौन होता है, मेटालिक से और एटम दूर गए, पहले एटम अंदर घुसे हुए थे, थोड़ा सा दूर है और दूर चले गए, तो इनसे बड़ा होता है मेरा वंडरवाल रेडियस। उनसे बड़ा कौन होता है मेरी वंडरवाल बॉन्डिंग या फिर वंडरवाल रेडियस। सर ये चीज ना आपको ट्रेंड बता देगी, ये चीज आपको क्या करेगी, ये चीज आपको ट्रेंड बता देगी। कैसे, अगर मैं ट्रेंड की बात भी करूं, ट्रेंड की बात अगर मैं करूं तो एक चीज देखिएगा, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं। सेकंड पीरियड लिया मैंने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सीरीज क्या होती है सर, देखो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं, वैसे वैसे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं आगे गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, या इसको आप ऐसे समझिए, ये जो दोनों एटम्स हैं, ये जो दोनों एटम्स हैं, ये होते हैं आपके अल्कली मेटल या अल्कली अर्थ मेटल्स। ये वाली जो सारी की सारी चीजें हैं, ये हो गई मेरी नॉन मेटल, ये हो गया मेरा नॉन मेटल। और ये क्या है, ये हो गई आपकी नोबल गैस, ये हो गई आपकी नोबल गैस। तो जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो, आगे की तरफ, सर आगे मेटल है, मेटल का साइज तो सबसे बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरा साइज कम हुआ, फिर जैसे ही नोबल गैसेस आई, नोबल गैसेस आप जानते हो नोबल गैसेस में कौन सी बॉन्डिंग होती है, वंडरवाल बॉन्डिंग। वंडरवाल बॉन्डिंग मतलब वंडरवाल रेडियस, और वंडरवाल रेडियस तो सबसे बड़ा होता है ना, तो मेरा जो एटॉमिक साइज है वो एकदम से ऊपर की तरफ शूट कर जाता है, एकदम की तरफ ऊपर की तरफ शूट कर जाता है। तो इससे मैं एक चीज समझा कि जो नोबल गैसेस होती है ना, नोबल गैसेस, उनका अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में लार्जेस्ट साइज होता है, दे हैव largest size in their respective period, ये बात आपको समझ में आई। उनका अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में लार्जेस्ट साइज होता है, ये बात याद रखना। तो अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, सेकंड पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, नियॉन का। थर्ड पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आर्गन का। क्यों, क्योंकि वो वंडरवाल बॉन्डिंग, वंडरवाल रेडियस शो करते हैं। ये चीज समझ में आई, इसको जल्दी देखिए। तो आप क्या बोलोगे, ट्रेंड मैंने आपको ऐसी बता दी कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो आपका साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन जैसी नोबल गैस आती है तो साइज सबसे बड़ा हो जाता है। तो जनरली साइज डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, और नोबल गैस आती है जो साइज क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है। सर ये तो मैंने आपको बताई थी पहली बात, दूसरी बात अगर हम देखें, डाउन द ग्रुप जाने पे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। सर जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, आपके जो शेल्स हैं, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आपके जो नंबर ऑफ शेल्स वो क्या होते हैं, वो बढ़ते हैं। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है मतलब रिपल्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो एक बात याद रखिएगा, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, इन सब में मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है, इन सबका मेटेलिक रेडियस है। तो यहां पर आप कैसे पता लगाते हो, नंबर ऑफ शेल्स से। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आपने बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो आपने बोला सर जब हम नीचे जाते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो जो एटॉमिक साइज है ना, वो चार चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है आपका कोवेलेंट रेडियस जो नॉन मेटल्स के बीच में होता है, एक होता है आपका वंडरवाल रेडियस जो आपका नोबल गैसेस के बीच में होता है, और एक होता है मेरा मेटालिक रेडियस जो कि मेटल्स के बीच में होता है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया। अब चौथा जो था, वो होता है आयनिक रेडियस। सर आयनिक रेडियस की जो कहानी है ना, आयनिक रेडियस की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप इसका ट्रेंड आई होप समझ गए होंगे, जल्दी देखिए, ठीक है ना। इसका ट्रेंड आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। नोबल गैसेस का जो साइज है वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा होता है, और क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया। जल्दी इसको देखिए, फिर अपन आगे देखते हैं। ठीक है ना, इनका साइज बड़ा है, इनका साइज छोटा, और इसका साइज सबसे बड़ा नोबल गैसेस का। चलो चलो सर एक चीज और। अब मैंने आपसे कहा देखना, चौथी आइटम के बारे में बात करेंगे। वो क्या होती है मेरी, वो होती है मेरी आयनिक रेडियस। जरा आयनिक रेडियस के बारे में देखते हैं। आयनिक रेडियस के बारे में देखिए, आयनिक रेडियस के बारे में। सर आयनिक रेडियस के बारे में ना आप एक बात जानिए, जो आपके आयंस होते हैं, आयंस जनरली कैसे होते हैं भाई, आयंस या तो मेरे कैटायन होगा या मेरा एनायन होगा, है ना, दोनों में फर्क देखना। मैंने बोला सर मेरे पास आयनिक रेडियस में हम साइज बताते हैं अपने आयंस का, आयंस जो है, आयंस आपके दो प्रकार के हैं। ये नहीं हम ले लेंगे। आयंस आपके दो प्रकार के हैं। पहला क्या होता है आपका कैटायन, दूसरा क्या होता है आपका एनायन। सर कैटायंस कैसे बनते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हो, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन कैसे बनता है, एनायन जब आप एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे कैटायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे तो कैटायन बनेगा। सर आप बात समझिए, इसको एग्जांपल को ऐसे समझना, बड़ा बेहतरीन एग्जांपल बता रहा हूं, कभी जीवन में भूलोगे नहीं। सर ये है मेरा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कितने लोग हैं, न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं 10 प्रोटॉन। कितने हैं, 10 प्रोटॉन बैठे। ये आपका बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, बाहर बैठे हैं मेरे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला एग्जांपल आपने क्या किया, आपने बोला सर मैं कैटायन बनाऊंगा। जब आप कैटायन बनाते हो, ठीक है ना, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देते हो। आपने एक इलेक्ट्रॉन को, या इसको थोड़ा अच्छे से करें, आपने कहा सर जब मैं कैटायन बना रहा हूं
मैंने 10 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दिया, यहां पर हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। सर एक है अंदर वाली टीम, एक है बाहर वाली टीम, और दोनों के बीच में क्या चल रहा है? अट्रैक्शन चल रहा है। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचेंगे। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन को बाहर की तरफ खींचेंगे ना, टग ऑफ वॉर टाइप का चल रहा है। ये अंदर खींच रहे हैं, ये बाहर खींच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन 10-10 है, तो अभी मामला क्या है? इक्विलिब्रियम पे, बराबर पे है। मैंने क्या किया? मैंने बाहर की टीम में से एक बंदा उठा लिया, मैंने बाहर की टीम में से एक बंदा कम कर दिया। अब कौन पावरफुल हो गया? आपको सर अंदर वाली टीम पावरफुल हो गई, और अगर अंदर वाली टीम पावरफुल हो गई तो ऐसे खींचेगा खींचेगा खींचेगा, सारे के सारे लोग अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ जाएंगे। तो बाहर की टीम से एक बंदा कम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम हो गया, अंदर वाली टीम स्ट्रांग हो गई। अंदर वाली टीम स्ट्रांग होगी तो वो क्या करेगी? लोगों को अपनी तरफ खींचेगी, और जब वो लोगों को अपनी तरफ खींचेगी तो मेरा साइज क्या होगा रे? मेरा साइज क्या होगा? यहां पे आपको देख के पता लगा कि मेरा जो साइज होगा, मेरा जो साइज होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा। मेरा जो साइज है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जब भी आप किसी न्यूट्रल आइटम का कैटायन बनाते हो, उसका साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। टेक्निकल भाषा में बात करूं, टेक्निकल भाषा में, तो मेरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, ये हरकत करने से ये बढ़ जाता है। मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, मतलब जो अंदर वाली टीम है वो स्ट्रांग हो गई, बाहर वाली टीम है वो क्या हो गई? वीक हो गई। जो रिपल्शन कर रही थी आइटम वो कम हो गई, तो मेरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। अब इसी का एक एग्जांपल है, देखना। मैंने कहा देखो सर, अब मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिया, और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो बाहर वाली टीम क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई। अंदर 10 लोग, बाहर 11 लोग, तो बाहर वाले लोग क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे। बाहर वाले लोग एटम को अपनी तरफ खींच रहे हैं क्योंकि बाहर स्ट्रांग हो गए, और जब आप एटम को बाहर की तरफ खींच रहे हो, उसका साइज क्या होगा? सर उसका साइज बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा। या फिर आप एक टेक्निकल भाषा में ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो रिपल्शन बढ़ी, और रिपल्शन बढ़ती है तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो मेरा साइज बढ़ता है। ठीक है, फाइनल बात ये समझिएगा, बस फाइनल एक बात ये समझिएगा, मुद्दे की बात है कि जो एनायन होता है ना, एनायन, उसका साइज सबसे बड़ा होता है एक एटम की अगर मैं बात करूं, फिर न्यूट्रल वाला, और फिर कैटायन। ठीक है ना? अगर एक ही एटम है, उसका आपने न्यूट्रल फॉर्म भी लिया, एनायनिक फॉर्म भी लिया, कैटायनिक फॉर्म भी लिया, तो जो एनायन होता है उसका साइज बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल वाले का होगा, फिर आपका कैटायन का होता है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज आप याद रखेंगे कि कब आपका साइज बढ़ेगा आयंस के केस में। मैंने आपको दोनों का रीजन भी बताया, कुछ यहाँ पे ऐसी हालत होती है। टीम की तरह बात कीजिएगा, अंदर वाली टीम स्ट्रांग है, बाहर वाली टीम स्ट्रांग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट अपनी देखें। नेक्स्ट क्या है मेरी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, बहुत ही सिंपल सी छोटी सी चीज होती है कि एक मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा एटम हो गया। यहां पे हम क्या करते हैं सर? आप ना अपने आप अपने एक एटम को एनर्जी देते हो, आप अपने एटम को एनर्जी देते हो। ठीक है ना? डेफिनेशन वगैरह में नहीं जा रहे, हम जानते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस आइटम, फलाना ढिमकाना, वो सब चीजें छोड़ो। 11th की अब चीजें नहीं आ रही, हम बात कर रहे हैं रिवीजन की। तो सर हम अपने एक एटम को, एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस आइटम को एनर्जी देते हैं, और जब आप एनर्जी देते हो तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके एटम छोड़ के भग जाता है। एक एटम अगर एक्साइटेड होके एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड होके एटम छोड़ के निकल गया तो कहता हूं अरे सर, ये जो आपने एनर्जी दी ना, ये जो आपने एनर्जी दी जिस पे इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के चला गया, ये होती है मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या होती है मेरी? ये होती है मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, कोई बोलता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, कोई बोलता है आयनाइजेशन एनर्जी। याद रखना, एंथैल्पी हम लोग रूम टेंपरेचर पे देखते हैं, 298 केल्विन या 300 केल्विन पे मेजर करते हैं। जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी जो आप मेजर करते हो वो जनरली आपकी जीरो, क्या कहते हैं, 0 केल्विन पे होती है। वहां पे आपका रूम टेंपरेचर नहीं देखते, वो एब्सोल्यूट जीरो पे देखी जाती है। तो एब्सोल्यूट जीरो पे जो एनर्जी आई है, वो होती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, और रूम टेंपरेचर पे जो बात करते हो आप, वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये इतनी सी बातें समझ में आई। अब बात समझिएगा, एक छोटी सी चीज सर, एक पॉइंट होता है मेरा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्या है? कई बार ना लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपकी वही कंफ्यूजन दूर करता हूं। एटम है, इसको आपने IE1 दिया, IE1 पहली आयनाइजेशन एनर्जी, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये बन जाएगा A पॉजिटिव। फिर इसको आपने दिया IE2 दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी देते हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये बन जाता है A2 पॉजिटिव। आपने इसको दी IE3, तो आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला और ये बन गया A+3। आई बात समझ में? IE1 आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। सर आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी। IE2 दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी। मैं ये नहीं कह रहा दो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है वो IE2 होती है, ना 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 ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है IE2। ठीक है, पहला निकल गया, दूसरा निकल गया। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो होती है आपकी IE3। ऐसा समझो कि सर मैं गया ए के पास, मैंने बोला ए
मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मैंने 10 का नोट दिया, सुनना सुनना सुनना, मैंने 10 का नोट दिया, इसने मेरे को पहला इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। मैंने फिर इसको 100 का नोट दिया, मैंने फिर इसको 100 का नोट दिया, तो इसने मुझे एक और इलेक्ट्रॉन दिया, इसने मुझे एक और इलेक्ट्रॉन दिया, A+2 बन गया। फिर मैंने इसको 1000 का नोट दिया, 1000 का नोट दिया, इसने मुझे एक इलेक्ट्रॉन और दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं कि बाबू दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में, सुनना मेरी बात, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो कितनी एनर्जी लगी, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए। अच्छा, शुरू के दो इलेक्ट्रॉन निकालने में, पहला और दूसरा, या शुरू के दो इलेक्ट्रॉन निकालने में या दो इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगी, आप बोलोगे सर 100 में 10, पहले में 10, दूसरे में 100, सर दो इलेक्ट्रॉन निकालने में मेरी एनर्जी लगी 110 रुपए। तो याद रखना, IE2 का मतलब ये नहीं होता कि दो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, IE2 का मतलब होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पे। और एक चीज नोट करने वाली है कि सर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मेरी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी है, वो बढ़ती रहती है, वो बढ़ती रहती है। IE1 से ज्यादा होगी IE2 की वैल्यू, IE2 से ज्यादा होगी IE3 की वैल्यू। आई बात समझ में? ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अगर आपको A से A+2 में जाना है, A से A+2 में जाना है, तो IE1 IE2 इन दोनों को आप ऐड करते हो। जल्दी देखेंगे गौर से इसको। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके फैक्टर्स को डिसाइड करती हैं, उनके बारे में चलो बात कर लेते हैं अभी। आपको ये चीज समझ में आई? सुनिएगा सर, अब ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करते हैं, या जिन पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है आपका साइज। ये साइज क्या? जेड फैक्टर। दूसरा होता है मेरा साइज। तीसरा होता है आपका शील्डिंग पावर, और चौथा होता है आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चौथा होता है आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फिर याद रखिएगा, जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ेगा, तो जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है ना वैलेंस शेल पे, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन पे, वो कम होता रहता है। मेरा साइज बड़ा 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 बड़ा, तो अब जो न्यूक्लियस है और जो आखिरी वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का जो कनेक्शन है वो वीक होता है। तो अगर कनेक्शन वीक हुआ, कनेक्शन अगर वीक हुआ, तो आप उस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हो। तो मेरा जो साइज होता है, पहले साइज के बारे में बता रहा हूं, मेरा जो साइज होता है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। साइज जितना बड़ा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। और सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि मेरे न्यूक्लियस का कितना होल्ड है। अगर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होल्ड करे बैठा हुआ है, अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को जकड़ के बैठा, न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा फोर्स है, तो आप इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल नहीं सकते। अगर न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा है, न्यूक्लियस ने कस के पकड़ रखा है, तो आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शील्डिंग पावर क्या है? शील्डिंग पावर, शील्डिंग पावर सर, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। इसके सामने रखिए अगर आपने एस वाला सबशेल, एस सबशेल, एस की जो शील्डिंग पावर होती है, एस की जो शील्डिंग पावर होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। और ये वाला लॉजिक ना, ये वाला लॉजिक हम सेम शेल के लिए लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मेरे सेम शेल में होते हैं, ऐसे। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस क्या करता है? जितनी भी रेस फेंकेगा, जितनी भी रेस फेंकेगा, एस एक अच्छी शील्ड होता है, सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, वो बहुत ज्यादा न्यूक्लियस वाली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि सारी की सारी रेस को एस ने एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, अब मैंने कहा मेरे पास था पी, पी वाला क्या करेगा? पी वाला अगर तीन रे फेंकी, तीन रे फेंकी, तो तीन में से ना एक रे उसने क्या करी? पास कर दी। दो को पकड़ लिया, दो को पकड़ लिया। और अगर दो को पकड़ा, तो जो इलेक्ट्रॉन है एस वाले में, एस वाले में जो इलेक्ट्रॉन है, वो तीन अट्रैक्शन वाली रेस फील कर रहा होगा, क्योंकि एस ने सबको एब्जॉर्ब कर लिया। पी थोड़ी सी बेकार शील्ड है, पी की शील्डिंग पावर क्या? थोड़ी सी बेकार है। तो इसने तीन में से खाली दो को पकड़ा, तीन में से खाली दो को पकड़ा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो फोर्सेस को फील कर रहा होगा, दो अट्रैक्शन फोर्सेस को फील कर रहा होगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं अपने डी वाले की, डी सबशेल की, तो डी ने क्या किया? तीन में से खाली एक रे को अब्सॉर्ब किया। तो जो डी वाला सबशेल है, डी सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो खाली एक रे का, एक न्यूक्लियस वाली फोर्स को फील कर रहा होगा, क्योंकि बाकी की दो तो क्या हो गई? उसको छीड़ते हुए चले गए, क्योंकि डी बहुत ही बेकार शील्ड है। ठीक है, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो थोड़ी सी कम हो गई। और अब अगर मैं बात करूं अपने एफ की, किसकी? एफ सबशेल की, एफ सबशेल की, तो जितनी भी रेस थी, जितनी भी रेस थी, सारी की सारी एफ को छीड़ते हुए चले गई। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्या वो कोई भी अट्रैक्शन फोर्स को फील करेगा? कहेगा नहीं सर, मेरे पे तो कोई आई नहीं, सारी की सारी छीड़ते हुए चले गई, तो मेरे को तो कोई ऐसा अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा। और अगर इसके ऊपर किसी ने अट्रैक्शन नहीं लगा रखा, इसको अगर इलेक्ट्रॉन को कोई खींच नहीं रहा, तो आप इसको इजीली आयनाइज कर सकते हो। मतलब अगर मैं बात करूं, मैंने एक एग्जांपल दिया 4s और 4f, इन दोनों में ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी लगेगी? सर ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी 4s की, ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी मेरे 4s की। ये ज्यादा एनर्जी खाएंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने s वालों ने ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और लास्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन। सर स्टेबल कॉन्फिगरेशन का लॉजिक बस इतना सही है कि अगर कभी आपकी कॉन्फिगरेशन फुल फिल या फिर हाफ फिल्ड है, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन कभी फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड है, तो उनकी जो IE होती है वो नॉर्मली से क्या होगी? ज्यादा होगी, नॉर्मली से ज्यादा होगी, क्योंकि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। क्या ये बातें समझ में आई? ये बातें समझ में आई? ये चीज देख के आप आराम से बता सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो, तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ठीक है, ये चीज हम देख के आराम से बता सकते हैं। ट्रेंड देखें, ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट टू राइट
तो फैक्टर्स मैंने आपको बताया, फैक्टर्स को याद रखिएगा, फैक्टर्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज होती है। जल्दी देखिए, छोटी छोटी बातें हैं। एक होमवर्क मैं आपको दूंगा कि जो सेकंड पीरियड की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आप ये मुझे करके बताइए। हालांकि क्लास का ही सवाल है ना, क्लास का ही सवाल है, बट फिर भी चलो आप करेंगे कि कंपेयर ये आप होमवर्क में करेंगे क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इनमें क्या, और जो फैक्टर्स बताए थे, फैक्टर्स में जो आपका शील्डिंग पावर थी और आपकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, उन सबको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। जल्दी जल्दी अपन ये सारी चीजें कर रहे हैं, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज मेरे सामने आई है, या एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक ना अपन कुछ स्पेशल केस अगर मैं आपको बताऊं, स्पेशल केस, स्पेशल केस, देखिएगा, एक स्पेशल केस चलिए मैं आपको आपके सामने डिस्कस करता हूं। स्पेशल केस ऑफ क्या है, फॉर आयंस ऑफ सेम स्पीशी। अगर सेम स्पीशी के मैंने अलग अलग आयंस ले लिए, सेम स्पीशी के मैंने अगर आपके सामने अलग अलग आयंस ले लिए, जैसे मैंने बोला मैंने एक एटम लिया ए, या जैसे सबसे क्लासिक एग्जांपल, एक है मेरे सामने Cl और एक है मेरे सामने Cl नेगेटिव। मैंने आपसे कहा बेटा एक तरफ है आपके सामने Cl, एक तरफ है आपके सामने Cl नेगेटिव, आप एक चीज बताइए, इनमें से किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है ना, सेम स्पीशीज का आयन है, मतलब एक आपका क्लोरीन हो गया, एक आपका क्लोराइड हो गया, दोनों, इनमें से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना, एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, हमने आपसे क्या कहा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जब आप एनायन बनाते हो तो इसका साइज क्या हो गया होगा सर, इसका साइज बढ़ गया होगा, इसका साइज बढ़ गया होगा, एक मिनट, ठीक है, इसका साइज क्या होगा, कम होगा। ये हमने डिस्कस किया था ना कि जो आयंस होते हैं कैटायन का साइज कम होता है, एनायन का साइज बढ़ता है। तो जब एनायन का साइज बढ़ गया, इसका साइज कम हो गया, तो यहां पर मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा, सर मैं कंक्लूजन पे पहुंचा, साइज कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो इन दोनों में जो क्लोरीन है, क्लोरीन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा स्पेशल केस क्या था, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है, ये मैंने आपको दिया। सर यहाँ पे अगर आप देखो सबके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, सेम। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। एनालिसिस देखिए, एनालिसिस, सर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सबके पास 10 10 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, इसके पास 11, इसके पास 12, इसके पास 13। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर खींचने वाले, अट्रैक्शन करने वाले 13 लोग हैं, यहां पे अट्रैक्शन करने वाले 12 लोग, यहां पे अट्रैक्शन करने वाले 11 लोग। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या आप अपने एटम को, अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल पाओगे, नहीं सर। तो सबसे ज्यादा जो आईई होगा, सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, वो होगा इसका, फिर आपका मैग्नीशियम का, और फिर लास्ट में इसका। तो दिस ये आ गया आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। तो जब आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा। जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा मेरा एटॉमिक नंबर होगा, उतना ज्यादा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आइए नेक्स्ट चीज देखिए जरा। ठीक है, तो भाई लास्ट चीज अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी लास्ट चीज क्या है, अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर दोनों में ना मतलब एक तरीके से सेम चीज है, बस आप नजरिया समझना, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई चीज चेंज होती है तो वो होती है नजरिया। यहाँ पर आपका क्या देखते हैं, आप देखते हो एटम का नजरिया। अगर मैं पहले दोनों में डिफरेंस बताऊं, समझिएगा, पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। क्या होता है सर, सुनना, मैंने ना अपने एक एटम को इलेक्ट्रॉन दिया। आपने क्या कहा था, एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। उल्टा कर, अगर मैं एनर्जी दूंगा, सॉरी, एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन दूंगा तो जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर एनर्जी निकल रही है मतलब ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसकी जो एंथैल्पी चेंज होता है, ये कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन किया और जो एनर्जी निकली उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात में आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जब आप बात करते हो अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बेसिकली इलेक्ट्रॉन की चाहत, कि आप इलेक्ट्रॉन को कितनी शिद्दत से चाहते हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन की चाहत, कि वो इलेक्ट्रॉन को कितनी चाहत से, कितनी शिद्दत से एक्सेप्ट करना चाहता है, अपने अंदर समाना चाहता है, बिठाना चाहता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। ठीक है, बेसिकली चाहत बोलो या आप क्या बोलो, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कि वो किस उससे चाहता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसी की टर्म्स में बात करेंगे, ये होती है कैलकुलेशन ऑफ दैट टेंडेंसी, या कैलकुलेशन ऑफ दैट, ये उस चाहत का दाम लगा देता है, ये उस चाहत का दाम लगा देता है। कहता है भैया मैं तो इलेक्ट्रॉन को चाहता हूं, दिल और जान से चाहता हूं, मां कसम इलेक्ट्रॉन मिल जाए मजा आ जाएगा। ये कहता है कि अच्छा लेकिन इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कितना मजा आएगा, कितनी एनर्जी दोगे, कितना पैसा दोगे, जरा वो तो बताओ, कैलकुलेशन तो बताओ। तो ये बात करता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को चाहता हूं हाँ या ना। ये कहता है सर मैं इलेक्ट्रॉन को चाहता हूं तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो बस ये सिंपल सी इतनी सी बात है। अगर आप एक कैलकुलेशन देखो, अगर मैं यहां पर आपको कैलकुलेशन बताऊं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। ये एक फॉर्मूला है, हालांकि किसी काम का नहीं है, हालांकि किसी काम का नहीं, मैंने बस आपको बता दिया। जब आपका टेंपरेचर 0 केल्विन होता है, जब मेरा टेंपरेचर 0 केल्विन होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है, सिर्फ कब? एब्सोल्यूट जीरो पे। लेकिन ये कैलकुलेशन मैंने किसी काम की नहीं है, ये बात करता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा नोबल गैसेस की, अगर मैं बात करूंगा नोबल गैसेस की, तो जो नोबल गैसेस हैं क्या वो इलेक्ट्रॉन को चाहती हैं? नहीं सर, वो कहती है भैया मैं तो ऑलरेडी स्टेबल हूं, मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरा शेल फुलफिल्ड है, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो ऐसी चीजों की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, वो क्या होती है? जीरो। उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। ये कहता है कि अरे मुझे चाहत से लेना देना नहीं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन फेंक के मारूंगा और नोबल गैसेस अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी तो कितनी एनर्जी निकलेगी या कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, आप उसकी कैलकुलेशन की बात करो, नंबर्स की बात करो। तो ये बात करता है कैलकुलेशन की, ये बात करता है टेंडेंसी की। ये बात समझ में आई? तो अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, इसको अगर मैं हटाऊं थोड़ा सा, इतनी चीज समझिएगा, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है ना, वही सेम फैक्टर्स अपने आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले, कोई अलग नहीं। सबसे पहला क्या था मेरा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा होता है मेरा साइज, तीसरा होता है आपका शील्डिंग पावर, और चौथा होता है मेरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सर अगर मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अगर मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मैं इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा हूं, खींच रहा हूं, तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन फेंक के मारोगे वो खट से एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी एफिनिटी क्या होगी? ज्यादा, चाहत बहुत ज्यादा है। और अगर चाहत बहुत ज्यादा है तो मेरी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब अगर आप बहुत ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन करता है ना, तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकालेगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा है। तो ये वाली आइटम क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। साइज बड़ा हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रही है। तो एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, क्योंकि फोर्स भी क्या है? मेरी ज्यादा है। और अगर एक ऐसा इंसान जिसकी फोर्स कम है, जिसका साइज बड़ा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो फोर्स कम है तो एनर्जी भी कम रिलीज करेगा। तो ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, शील्डिंग पावर, सर वही शील्डिंग पावर मतलब एस जो है, एस में सबसे ज्यादा शील्डिंग होती है, सबसे ज्यादा रेज अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर आप एक एस सबशेल को इलेक्ट्रॉन देते हो, वहां पे शील्डिंग ज्यादा है, वहां पे एनर्जी ज्यादा है, तो आपका एनर्जी क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी। एनर्जी ज्यादा निकली तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा है। एफ में रेस क्या होती है? ज्यादातर रेस पास करके चले जाती हैं, वो रेस इलेक्ट्रॉन मतलब अगर आप देखो एफ सब शेल है, इसमें से सारी रेस पास करके चले गई। तो अगर आप इसको कोई इलेक्ट्रॉन देते हो तो क्या इसको कोई अट्रैक्ट करने वाला है? आप कहोगे सर इसको तो कोई भी अट्रैक्शन नहीं दे रहा, इसको तो कोई भी भाव नहीं दे रहा। और अगर कोई भाव नहीं दे रहा तो एनर्जी भी कम रिलीज होती है। तो शील्डिंग पावर भी कैसे डिपेंड करती है वो भी मैंने आपको बताया, कि अगर एस में इलेक्ट्रॉन दोगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, एफ में अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो कम एनर्जी निकलेगी। और लास्ट हो गया स्टेबल कॉन्फिगरेशन। सर स्टेबल कॉन्फिगरेशन में ये चीज समझो, एक आइटम है जो है मेरी 2p3, एक आइटम है 2p4, बताना इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन चाहेगा? ये बोलेगा भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन दे मत दियो, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी खुश हूं। अगर आप मुझे इलेक्ट्रॉन दोगे तो मैं 2p3 से 2p4 बन जाऊंगा, स्टेबल से अनस्टेबल बन जाऊंगा। तो मेरी इलेक्ट्रॉन की चाहत क्या है? नहीं है, मेरी एफिनिटी नहीं है, तो इसका मतलब मैं एनर्जी भी नहीं देना पसंद करूंगा। ये खुद में क्या नाराज हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो नाराज हो जाएगा, क्योंकि आप इसको अनस्टेबल बनाओगे। ये कह रहा है भैया मैं 2p4 हूं, एक इलेक्ट्रॉन दोगे 2p5 बन जाऊंगा, एक और इलेक्ट्रॉन दोगे 2p6 बन जाऊंगा, मस्त मेरा काम तो हो गया। तो इन दोनों में किसकी चाहत ज्यादा है? 2p4 की। और अगर इसकी चाहत ज्यादा है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, जो एनर्जी रिलीज करेगा, वो भी क्या करेगा? ज्यादा करेगा। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? जल्दी ये देख के बताइए। ठीक है, ये देख के बताइए। सर ट्रेंड की अगर मैं यहां पे बात करूं, ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड सुनिएगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एक पीरियड में, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एक पीरियड में, या फिर टॉप टू बॉटम जाते हो एक ग्रुप में, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में, टॉप टू बॉटम जाते हो एक ग्रुप में, तो यहां पर क्या है? यहां पर बस इतनी सी चीज होती